Now we start concept of torque. तो इसे मैं थोड़ा कंपेयर करके बताता हूं. फोर्स, अगर मैं बात करूं कि एक ऑब्जेक्ट है और उसे एक्सेलरेट कराना है. ये मास का ऑब्जेक्ट है और उसे एक्सेलरेट कराना है. देन देयर इज ए नीड ऑफ फोर्स लाइक दिस. अगर ये फोर्स लगाएंगे, ये मास है, सोचो कि फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है. तो वैसे केसेस में ड्यू टू दिस एफ फोर्स ए एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होती है. मीन्स ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कराने के लिए देयर इज ए नीड ऑफ फोर्स. और वो कैसा एक्सेलरेशन? तो लीनियर एक्सेलरेशन. और जो इस तरह से ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है. ट्रांसलेटरी मोशन के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करे, देन देयर इज ए नीड ऑफ फोर्स. अब थोड़ा सा इधर समझते हैं. मैं एक एग्जांपल लेता हूं. फैन का मैं ब्लेड बना रहा हूं. ये फैन है. ठीक है. तो यहां भी इसे रोटेट कराने के लिए, है ना, इसे रोटेट कराने के लिए फोर्स की तो रिक्वायरमेंट होगी. बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे ध्यान से देखिए. अगर मैं फोर्स ऐसे लगाता हूं, बिल्कुल इसके सेंटर पे मैंने फोर्स लगाया कुछ, थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन से बताओ कि क्या ड्यू टू दिस फोर्स ये फैन रोटेट करेगा, हाँ या ना? तो आपका आंसर होगा नो. ड्यू टू दिस फोर्स ये ऑब्जेक्ट या बोले ये फैन रोटेट नहीं कर पाएगा. बिल्कुल आप इसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं. आपके घर में सीलिंग फैन होंगे या टेबल फैन होंगे. आप बिल्कुल उसके सेंटर पे फोर्स लगाओगे तो ये फैन का जो ब्लेड है वो रोटेट नहीं करेगा. अच्छा, अब और ट्राई करते हैं किसी और पोजीशन पे फोर्स लगा के. चलिए नेक्स्ट टाइम मैंने कुछ ऐसा फोर्स लगाया, ऐसे लगा दूं, ऐसे. दिस इज F2. मैंने अदर फोर्स अप्लाई किया F2 लाइक दिस. आप क्या फील करोगे कि इस टाइम पे भी ये रोटेट नहीं हो रहा है. क्यों? फोर्स तो लगाया. इस केस में भी रोटेट नहीं हुआ और इस केस में भी रोटेट नहीं हुआ. अच्छा, एक और बार ट्राई करते हैं. अब मैंने जो फोर्स है वो कुछ यहां लगाया, लाइक दिस. F3. अब मुझे बताइए क्या पॉसिबिलिटी है रोटेट करने की? तो आपका आंसर होगा यस. अब वो रोटेट कर जाता है लाइक दिस. क्लियर? तो अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि F1 और F2 में ऐसा क्या नहीं था जो F3 में है. क्यों?
देखो ना, ड्यू टू F1 देयर इज नो चांस ऑफ रोटेशन इन दिस फैन. इन द सेम केस ड्यू टू F2 फोर्स, इसमें रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगा. बट F3 जिस तरीका से अप्लाई किया गया है, आपको बहुत ही क्लियर है कि ड्यू टू दिस F3 ये फैन रोटेट करने लगेगा. मीन्स F3 में कुछ बात है. मीन्स रोटेट कराने के लिए फोर्स की तो रिक्वायरमेंट है, बट वो फोर्स एक सही पोजीशन और एक सही ओरिएंटेशन में होना चाहिए. देखिए, F1 की बात करें, ठीक है, तो इसका पोजीशन सही नहीं है जहां अप्लाई किया गया है. और F2 की बात करें तो इसका डायरेक्शन सही नहीं है जहां अप्लाई किया गया है. अगर यही फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता F2, तो ये रोटेट कर जाता. F1 तो चाहे जितने मैग्नीट्यूड का लगा लो, इस पोजीशन पे अगर जो अप्लाई किया जाएगा इसके सेंटर पे, तो ड्यू टू दिस फोर्स रोटेशन तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा. ठीक है. तो टॉर्क को हम ऐसे बोलते हैं कि रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, ऐसा बोल सकते हैं, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स. टॉर्क क्या है? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क, ऐसे ही बोल सकते हैं. टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोला जाता है. मोमेंट ऑफ फोर्स. तो आप ऐसे समझो कि जिस तरीका से फोर्स का रोल होता है ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, इन द सेम वे टॉर्क प्ले एज इन रोटेशन. ठीक है. किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए देयर इज ए नीड ऑफ टॉर्क. बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कराने के लिए देयर इज ए नीड ऑफ फोर्स. क्लियर है? ट्रांसलेट कराने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड फोर्स. और ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना हो तो एक जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो है टॉर्क. क्लियर? मीन्स टॉर्क क्या है? तो मैंने एक लाइन में बताया कि रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स है. यहां भी फोर्स की रिक्वायरमेंट है, रोटेट कराने के लिए भी फोर्स की रिक्वायरमेंट है, बट वो फोर्स एक करेक्ट पोजीशन और करेक्ट ओरिएंटेशन में होनी चाहिए. F1 की बात करें तो इसका पोजीशन करेक्ट नहीं है. मैं अभी सिर्फ आपको बता रहा हूं कि प्रैक्टिकली आप देखो, आप भूल जाओ कि फिजिक्स क्या है. मैं तो बस अभी जो बात कर रहा हूं सिर्फ प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि आप ऐसा करके देखो. आप ऐसा करोगे तो F1 जैसा फोर्स लगाओगे सेंटर पे तो रोटेट नहीं करेगा. F2 जैसा फोर्स लगाओगे सेंटर पे तो भी रोटेट नहीं करेगा. बट F3 जैसा फोर्स लगाओगे तो रोटेट करने की पूरी चांस है. ठीक है. ओके, ये तो ठीक है सर, मैं समझ गया प्रैक्टिकली ऐसा होगा. बट सर कुछ फार्मूला भी होता है क्या? कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि कितनी टॉर्क की रिक्वायरमेंट है किसी गिवन केस में? ठीक है. और टॉर्क मैं फाइंड कैसे करूंगा कि इस केस में कितना टॉर्क है, इस केस में कितना टॉर्क है? तो अभी मैं बता दूं कि ड्यू टू F1 आपसे पूछा जाए कि ड्यू टू F1 फोर्स इस पे कितना टॉर्क होगा, तो आंसर है 0 टॉर्क है. ड्यू टू F2 फोर्स कितना टॉर्क होगा, तो आंसर है कि 0 टॉर्क है. बट ड्यू टू F3 जो टॉर्क है उसको एक लेटर है टाउ,
है ना। तो टाउ से टॉर्क को प्रेजेंट करते हैं, बट ये जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ टॉर्क की वैल्यू होगी। और इसे पढ़ते हैं टाउ, सिंबल को क्या पढ़ते हैं, टाउ। 1 लगा दिया कि पता चले कि F1 फोर्स के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है दैट इज कॉल्ड टाउ 1। ठीक है। और टाउ लिखने का आप ऐसे तरीका लिख लो कि आप जे लिखते हो ना, जे, तो इसे ऐसे कर दो, ऐसे, और ये है ना, इसे ऐसे कर दो। ठीक है, तो आप ऐसे टाउ लिखेंगे। ठीक है, ऐसे टाउ, क्या पढ़ेंगे, टाउ। ओके, तो आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, अभी मैं कुछ फार्मूला नहीं बता रहा, मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया कि F1 के कारण इस पे टॉर्क नहीं होगा, F2 के कारण टॉर्क नहीं होगा, बट F3 के कारण टॉर्क होगा। ये जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी। अब बात आती है कि कितने टॉर्क होंगे, हमें ये भी तो बताइए कि ये जीरो कैसे हो गया, ये जीरो कैसे हो गया, ये टॉर्क जीरो नहीं है, कुछ वैल्यू होंगे, तो कितने होंगे एग्जैक्टली, उसके लिए हमें फार्मूला और थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट सीखना है। क्लियर? तो आइए अब फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो देखो फार्मूला है इसका कुछ ऐसा, टॉर्क को जो डिफाइन किया गया है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर एंड फोर्स। अब एक एक करके मैं आपको मीनिंग बताता हूं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जहां पे ये टॉर्क हो गया, आर बोले तो रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर, एफ बोले तो फोर्स, एफ क्या ही है, फोर्स, और टाउ क्या है, टॉर्क, टॉर्क। अब चाहे तो इसे और, आपको क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पता है तो इसे और सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मैं लिख दूं यहां पे, इसी को लिखा जा सकता है कि टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अब आप सोच रहे होंगे सर आर क्या होगा, एफ क्या होगा, आप मुझे पहले ये तो बताइए। तो यहां जो थीटा है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन एफ एंड आर। अब एक एक करके इन सारी चीजों को समझते हैं। क्लियर? तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ये समझने के लिए मैंने बताया था, इसको रफ कर देते हैं। ओके, तो देखो कुछ कुछ चीजें आपको अभी सीखना है नया नया। मैं इसी तरह से एक और एग्जांपल लेता हूं क्लैरिटी के लिए। सोचो ये आपके गेट है और उसका ये हिंज है, ऐसे है आपका गेट। अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा, फिर से बनाते हैं। ठीक है, तो गेट का में जो हैंडल लगा होता है वो कुछ यहाँ पे होता है, जो भी वो मैं एंड पे बना रहा हूं अभी, मैं चलो इसकी बात नहीं कर रहा। आगे ये गेट है, आप कुछ यहाँ पे हैंडल लगा होता है, मैं बना ही लेता हूं।
ठीक है ना, ये हैंडल लगा हुआ है। तो आप इसी हैंडल को पकड़ के इसे ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं डोर को। तो चलो मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, जो भी हो, यहाँ पे इस तरह से फोर्स लगाया, धक्का दिया, है ना, क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए। जो गेट है वो इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, रोटेट करेगा। मैं ऐसा बनाता हूं, आपको दिखाते भी हैं, है ना। ये ऐसे सपोर्ट होगा, हिंज होगा, और आप, चलो हम लोग ऐसे, आपको दिख रहा होगा शायद ऐसे, जब यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे रोटेट करेंगे, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है ना। मैं यहाँ पे फोर्स लगाया और ड्यू टू दिस फोर्स ये ऐसे रोटेट हो रहा है। तो जिसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है, क्लियर, उसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक नया नाम सुनिए, जिसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है, यानी बोले कि इस पे जो पार्टिकल है वो कुछ सर्कुलर मोशन जैसा परफॉर्मेंस दे रही है, तो इसे बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से, हाँ, और जहां पे आपने फोर्स लगाया, इस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहां पे आपने फोर्स लगाया। और जिस लाइन के अलॉन्ग आपने फोर्स लगाया, ये फोर्स है आपका, इसे बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। This become point of application, and this line is called line of action of force. Okay. अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ऐसे मैच कराओ, इट इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर, आर, या स्मॉल आर से मैंने लिखा था, स्मॉल आर। ये क्या कहलाएगा, रेडियस वेक्टर। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ड्रॉ करेंगे, इट इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। और इनके बीच में जो एंगल है वही एंगल थीटा है, इट इज थीटा, ठीक है, यही थीटा है। अब अगर जो फार्मूले की बात करें तो क्या ही लिखूंगा, जो यहां पे लिखा था, टॉर्क आर एफ साइन थीटा, ठीक है, आर एफ साइन थीटा। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। जो फोर्स लगाया गया है, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे जो रेडियस वेक्टर है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, ठीक है ना। तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट भी टॉर्क कहलाता है। तो बहुत सारे तरीके हो गए। एक तो कि आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा लो, अगर आर एफ और थीटा दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, हो सकता है। चलो पहले यही सीखते हैं। तो ये लिखने के तरीके हो गए। यूनिट क्या होगा, यूनिट हो जाएगा आर के लिए मीटर, फोर्स के लिए न्यूटन। इसके लिए कोई यूनिट नहीं होगा तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। दूसरा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो छोटी छोटी मैंने चीजें सीखे, क्या क्या, कि ये जो आर एफ दिया गया है वो है क्या, तो जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है,
उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो फोर्स, जहां पे फोर्स लगाया जा रहा है ऑब्जेक्ट पे, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगाया जाता है उसे बोलते हैं लाइन ऑफ, सी है ये, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जो वेक्टर होगा नोन एज रेडियस वेक्टर। इसका क्या डायरेक्शन होगा? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आई होप ये बारीकी को आपने समझे हैं। अब देखिए, अब इसके बिहाफ पे फिर मैं आपको डायरेक्शन पे आऊंगा। थोड़ा सा अभी देखते हैं, अपने यूनिट सीख लिया और ये वेक्टर क्वांटिटी इतना जान लिए। अब मैं यहां पे आता हूं थोड़ा समझाने के लिए। इसके बारे में सोचिए, F1 फोर्स के बारे में सोचिए कि वो कितना टॉर्क लगा रहा है, राइट? तो F1 फोर्स, देखो ये फैन कैसा है, इसका एक्सिस ऐसे है, लाइक दिस, ये एक्सिस, ठीक है ना? ये फोर्स इसी एक्सिस से पास हो रहा है, ठीक है? तो बोला जाए इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो कहां ही है, एक्सिस पे है, और लाइन ऑफ एक्शन भी ऐसे ही है ना? तो मैंने बोला कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन, मैंने बोला ना, ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये है लाइन ऑफ एक्शन, और इनके बीच में जो एंगल है वो कहलाएगा थीटा। तो थोड़ा सा देखिए यहां पर, और हाँ ठीक है, तो अब यहां पर कंपेयर करो कि ये जो फोर्स है वो इसी से पास कर रहा है, ठीक है ना? ये जो फोर्स है इसी से तो पास कर रहा है, ठीक है? जब इसी से पास करेगा मीन्स इस बार ये फोर्स यहीं पे है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो? आर तो देखो, ये लेंथ जितनी ज्यादा होगी, यानी कि आप फोर्स यहां लगाते तो ये और कम हो गया यार, और यहां लगाते और कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, यहीं लगा दिए फोर्स तो आर तो रहा ही नहीं, आर जीरो हो गया। नहीं समझ आई? देखो ना, आप फोर्स यहां लगाए, मैं ऐसा करता हूं, देखो थोड़ी क्लियरिटी होगी, फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। देखना बेटा, आप अगर ये मैंने बोले इसके अबाउट ये रोटेट करेगा, तो जिसके अबाउट रोटेट करेगा उसको बोल देंगे लाइन ऑफ, सॉरी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अगर आप फोर्स यहां लगाते हैं तो आपके लिए जो आर होगा वो यहां से यहां तक होगा। कंपेयर करो, आप फोर्स यहां लगाओगे तो आर छोटा हो गया, सिर्फ यहां से यहां तक। आप यहां लगाओगे तो आर और भी छोटा हो गया, सिर्फ यहां से यहां तक। आप यहां लगाए तो आर और भी छोटा हो गया। आप फोर्स यहां लगाते हो तो आर बहुत छोटा हो गया, आर इतना ही रहा। उसी तरीका से आप ऐसे करते करते आप एक्सिस पे ही लगा देते हो तो आर की वैल्यू जीरो हो जाती है। समझे? बिल्कुल यही सिचुएशन यहां भी है। देखो, आप ये एक्सिस था, मेरे पास एक फैन भी है, मैं ला तो नहीं पाऊंगा, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं। मुश्किल है इसे लाना, मैं नहीं ला रहा। आप थोड़ा सा फील कीजिए, ये फैन का ब्लेड है, सामने से देख रहे हैं आप, तो आपने यहीं पे फोर्स लगा दिया। अगर जो फोर्स, मैं थोड़ा ऐसे कोशिश करता हूं, अगर आप ये फोर्स लगाए हैं ये यहां लगाते तो आर की वैल्यू इतनी होती, यहां लगाते और ज्यादा होता, यहां लगाते और ज्यादा होता, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, और यहीं लगा दिए तो आर कितना हो गया, जीरो हो गया। आर जीरो हो गया तो इसमें जीरो पुट करोगे तो टॉर्क कितना होगा, जीरो हो जाएगा। समझे? तो टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए ड्यू टू F1 फोर्स पूछा जाए कि अभी इस फैन पे कितना टॉर्क है, तो आपका आंसर होता है जीरो टॉर्क है। क्लियर? अब इन द सेम वे मैं पूछता हूं कि F2 कितना टॉर्क लगा रहा है,
तो आपके पास तो आंसर है कि सर पहले ही आपने बता दिए कि जीरो लगा रहा है। बट कैसे जीरो लगा रहा है, थोड़ा ऐसे भी देखिए। इस बार क्या हुआ, ये है आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इस वर्ड को समझिएगा ना, बहुत आसान हो जाएगा। ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ज्वाइन करो। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा, इससे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ज्वाइन करते हैं लाइक दिस। वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपने एक बार सीख लिया ना, तो ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है। अब बताइए कि ये रहा आपका रेडियस वेक्टर एंड दिस इज फोर्स। बेटा आप बताओ मुझे कि इनके बीच में एंगल क्या है, जल्दी से बताइएगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन F2 एंड R? इसको R2 लिख दूं रेडियस वेक्टर के लिए, है ना, R2 F2, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई नहीं। दिस इज R2 वेक्टर। तो ये R2 और F2 के बीच में एंगल क्या है बताओ? तो 180 डिग्री है। इस बार एंगल कितना है? 180 डिग्री। यहां पूछा जाए थीटा क्या है, योर आंसर इज 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री भी जीरो होता है, सो टॉर्क यहां भी जीरो होगा। मीन्स F2, ड्यू टू F2 इस फैन पे कोई टॉर्क नहीं होगा। क्लियर? आपको समझ आ रहा होगा कि F2 के कारण टॉर्क क्यों नहीं होगा। इन द सेम मैनर अगर बात करें कि ड्यू टू F3 क्या टॉर्क होगा, तो मैं आपसे हेल्प चाहूंगा और आप मुझे हेल्प कीजिए, कैसे निकालें। दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहां पे फोर्स लगाया जा रहा है, और यह है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ज्वाइन करो, इट बिकम द रेडियस वेक्टर। R3 लिख देता हूं। देयर आर सम एंगल, इट इज नॉट जीरो एंड नॉट 180 डिग्री। लेट दिस इज थीटा। ठीक है, तो इस केस में R की कुछ वैल्यू होगी, F की कुछ वैल्यू होगी, थीटा जीरो और 180 नहीं है, तो देयर विल बी सम टॉर्क। और ड्यू टू दिस टॉर्क, अब सोचो ना ये कैसे रोटेट करेगा। यहां पे है, आपने ऐसे फोर्स लगाए तो ऐसे रोटेट करेगा, यानी व्यूअर के लिए एंटी क्लॉकवाइज। क्या ही होगा ये? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, कुछ कुछ समझे कि टॉर्क का फार्मूला और कैसे ये अप्लाई किया जा रहा है ना। तो आप यहां भी समझ गए होंगे कि ये फार्मूला का मीनिंग कैसे ज्योमेट्रिकल वे में समझेंगे। ठीक है, हाँ, यहां पे एक और चीज मैंने लिखा था कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो यहां से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, कुछ लग रहा है परपेंडिकुलर जैसा? नहीं लग रहा, बनाता हूं परपेंडिकुलर जैसा, कुछ ऐसा होगा। अब लग रहा है परपेंडिकुलर जैसा, जो भी हो, ये पहले से थीटा था। इस ट्रायंगल में देखो जो साइन R साइन थीटा है वो क्या होगा, इसमें देखो ये 90 डिग्री हो गया तो ये हाइपोटेनस बन जाएगा, ये थीटा है, तो ये जो लेंथ होगी ना बेटा, इट बिकम R साइन थीटा। मीन्स R साइन थीटा क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और फोर्स इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कहलाएगा टॉर्क। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप थोड़ा थोड़ा समझे होंगे। क्लियर? एक और मैं आसान सा बताऊं आपसे, मैं एक सिंपल वाला एकदम क्वेश्चन को पूछता, बिल्कुल सिंपल वाला मैं यहीं बना लेता हूं कि सोचो
एक रॉड है एंड दिस रॉड, यहां पर मैंने इसे क्या कर दिया है, हिंज कर दिया है, या बोले मैंने फिक्स कर दिया हूं, बट ये रोटेट कर सकता है, मूवेबल है। तो ऐसे मैंने फिक्स किया, यहां पे फोर्स लगाया। अगर ये मैं लिखता हूं कि यहां से R इज इक्वल टू 1 मीटर एंड दिस फोर्स इज 10 न्यूटन, और ये परपेंडिकुलरली बिल्कुल लगाया हूं मैंने, ठीक है। तो यहाँ R और F के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा, यानी F पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। तो पूछा जाए टॉर्क कितना होगा, तो बहुत आसान है आंसर, क्या लिखेंगे, फॉर्मूले से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले से आ जाओ, आर एफ साइन थीटा, आर बोले तो 1, एफ बोले तो 10, और साइन थीटा यानी थीटा 90 है 1, तो 10 न्यूटन मीटर टॉर्क होगा। ठीक है, हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा सर, ये तो आसान है। ओके, आसान है, हो जाएगा, ठीक है। एक और आसान वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसी मैं गेट की बात कर रहा हूं, ये जो गेट है बेटा, इसके जो हैंडल है, ये हैंडल है, और ये हैंडल ये जो हैंडल है वो यहां से 1 मीटर पे है, और जो फोर्स लगाया गया है वो फोर्स है 10 न्यूटन, बट एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो टॉर्क कितना होगा बताओ जल्दी से, वीडियो को पॉज करो और टॉर्क बताओ कितना होगा। ये ऐसे रोटेट करेगा, ये जो गेट है ना ऐसे रोटेट, तो टॉर्क हो जाएगा आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, आर बोले तो 1, 10 साइन 30 हाफ, यानी कि 5 न्यूटन मीटर। तो इस बार टॉर्क कितना होगा, 5 न्यूटन मीटर। तो ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन हमें नहीं लगता कि आपको डाउट होगा, आप बिल्कुल तसल्ली से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा सिखाता हूं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा इसे सीखने से, ठीक है। तो आइए सीखते हैं कि इसका क्या एप्लीकेशन है। आपने टॉर्क का फॉर्मूला सीख गया है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह से ट्रांसलेटरी मोशन के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह से रोटेटरी मोशन के लिए, ऐसी किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। टॉर्क प्रोड्यूस कैसे होगा, तो वो होता तो फोर्स से ही है, बट एक सही पोजीशन और सही डायरेक्शन में फोर्स हो। यहाँ देखो F1 कोई टॉर्क नहीं लगा रहा था, F2 भी कोई टॉर्क नहीं लगा रहा था, बट ड्यू टू F3 देयर इज ए टॉर्क। क्यों हो रहा है टॉर्क, आपको सिखाया गया। तो इसके एप्लीकेशन में बताता हूं, देखिए इसको रफ कर दें। टॉर्क की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। आइए एप्लीकेशन इसका देखिए, मैं एक दो एप्लीकेशन आपको बताता हूं, बाकी आप खुद सोचेंगे। पहला एप्लीकेशन में यही आपको बता रहा हूं कि जो गेट में हैंडल होते हैं, वो हैंडल किनारे पे लगाया जाता है, एंड पे लगाया जाता है। क्यों, तो देखो इसका आंसर है कि टॉर्क होता है आर एफ साइन थीटा, ठीक है। हमें देखो, जैसे जितना ज्यादा फोर्स होता है ऑब्जेक्ट में, एक्सेलरेशन उतनी ज्यादा होगी, अब बिल्कुल आसानी से एक्सेलरेट होगा। उसी तरीका से जितना ज्यादा टॉर्क होगा, रोटेशन भी उतना आसानी से होगा। चलिए, तो होगा क्या कि ये हैंडल अगर एंड पे होगा
तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर ज्यादा होगा, हाँ या ना। ये हैंडल यहां लगाओगे तो आर और ज्यादा होगा, यहां लगाओगे कम होगा, यहां लगाओगे कम होगा, कम होगा, कम होगा। आर ज्यादा होने से यहां देखो ना, अगर आर ज्यादा होगा तो टॉर्क भी ज्यादा होगा। मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूं। सोचो इस गेट को रोटेट कराने के लिए टॉर्क की रिक्वायरमेंट है 10 न्यूटन मीटर। कितने की रिक्वायरमेंट है? 10 न्यूटन मीटर। जो फोर्स लगाया जा रहा है बिल्कुल परपेंडिकुलर लगाया जा रहा है, जो गेट है ना उस पर परपेंडिकुलर, मीन्स थीटा 90 डिग्री है। मैं लिख लेता हूं इफ थीटा 90 डिग्री, तो फॉर्मूला हो जाएगा वही क्या, आर और एफ साइन 90। ये तो खैर 1 हो गया। अब बताओ, अगर आर ये जो लेंथ है वो टोटल है 1 मीटर, कितना है? इफ इट मैक्सिमम यहां से यहां तक है वो है 1 मीटर। ये पूरे जो डिस्टेंस है ना बेटा, इट इज 1 मीटर, ऐसे ये 1 मीटर है। अब मुझे बताइए कि आपको फोर्स कितना चाहिए? आपको फोर्स इफ आर इज इक्वल टू 1 मीटर तो टॉर्क तो 10 होना चाहिए, आर है 1, मैक्सिमम 1 मीटर, तो फोर्स जो होगा वो आपको निकालना है, तो फोर्स हो जाएगा 10 न्यूटन। आपको 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहां लिखते हैं इफ आर को आप हाफ मीटर कर दो, यानी कि आप जो हैंडल है वो और पास में लगा लो, तो आर कम हो गया। अब आर कम होने से अब देखो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क तो कितना ही चाहिए रोटेट कराने के, 10 चाहिए। तो ये अगर जो 10 रहेगा, आर हो गया 1/2, तो एफ कितना होगा, तो यहां से एफ जो आएगा बेटा इट बिकम 20 न्यूटन। मीन्स आर कम होने से जो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, जो आपको इफर्ट लगाना पड़ेगा वो ज्यादा लगाना पड़ेगा, और आप ऐसा ऑब्जर्व भी करते हैं, ठीक है। गेट है ये, इसके अबाउट रोटेट करेगा, आप यहां से फोर्स लगाओ, बिल्कुल आसानी से रोटेट करेगा। यहां फोर्स लगाओगे आपको डिफिकल्टी आएगी, और पास ले आओगे तो और ज्यादा आपको ऐसा लगेगा कि आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा है। आई एम क्लियर? मीन्स इसीलिए हैंडल को किनारे पे रखा जाता है कि एंड पे रखेंगे तो हमें फोर्स कम से कम लगेगा, और जैसे पास लाएंगे हैंडल को हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपको समझ आया होगा। मैंने 2 एग्जांपल दिए। मैंने क्या किया कि अगर मैं परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहा हूं या किसी भी एक फिक्स एंगल पे लगाएंगे, तो वैसे सिचुएशन में भी आर जितना कम होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। देखो ना, ये अगर जो कांस्टेंट हो गया तो आर जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम लगाना पड़ेगा। तो इसको रोटेट कराने के लिए, ओपन करने के लिए गेट को 10 न्यूटन का टॉर्क चाहिए था, आर 1 है तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? सिर्फ 10 न्यूटन। लेकिन आर को आपने और कम कर दिया, आधा कर दिया, हाफ मीटर कर दिए, तो फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा 20 न्यूटन का। तो आप क्या चाहते हैं, आपको एफर्ट ज्यादा लगे या कम लगे? जाहिर सी बात है आपका आंसर होगा सर मैं कम से कम एफर्ट लगाना चाहूंगा, और ऐसा चाहते हैं तो डोर में जो हैंडल है उसको किनारे पे लगाइए, एंड पे लगाइए। क्लियर? तो एक एप्लीकेशन तो ये हो गया। चलो एक और मैं बताता हूं, इसी को मैं रब कर देता हूं और यहीं पे लिखता हूं दूसरा एप्लीकेशन। चलिए दूसरा एप्लीकेशन ये सोचो कोई नट है जिसे ओपन करना है या टाइट करना है, तो इसके लिए रेंच की जरूरत होती है, ठीक है ना। रेंच, नट को ऐसे बना दूं,
अच्छा नहीं बना, छोड़ो, सिंपल वाला बनाते हैं। अब इसे ये है रेंच। तो रेंच, रेंच में है ना, ये बोल्ट, ये रेंच। रेंच में ये जो आर्म है जितना ज्यादा लंबा होता है, सोचो इसके अबाउट इसे रोटेट कराना है, तो ये हो गया तुम्हारा आर जैसा ट्रीट होगा, और यहां पर आप फोर्स लगाओगे। तो आर जितना ज्यादा बड़ा होगा, देखो टॉर्क क्या हो रहा है, आर एफ साइन थीटा। आर आप जितना ज्यादा रखेंगे फोर्स उतना कम लगेगा, ठीक है। तो रेंच में आर्म लेंथ जितनी ज्यादा बड़ी होती है, आपको फोर्स उतना कम लगाना पड़ता है। आप देखे होंगे जो ट्रक होते हैं उनके व्हील में भी नट लगे होते हैं। ये सोचो व्हील है, यहां पर नट है, बहुत सारे नट होंगे, है ना, 4-5 होते हैं, वो डिपेंड करता है कितना साइज का है ये। ऐसे अभी नट को ओपन करना है, तो इसके लिए जो उनके पास रेंच होता है ना, काफी लंबी होती है। ये जो रेंच होती है ये काफी लंबी होती है, लगभग 5 फीट 6 फीट की। तो ऐसा होने से उनके लिए इसको टाइट करना या ओपन करना आसान हो जाता है, समझा। क्योंकि रेंज जितनी लंबी होगी कम एफर्ट लगेगा और आसानी से ये स्क्रू या अनस्क्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक और एप्लीकेशन आपको बताया। इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे हैंड पंप। हैंड पंप में आपने हैंड पंप देखे हैं, थर्ड में देखो हैंड पंप। ये आपको समझ आया, फिर मैं हैंड पंप का बनाता हूं। क्लियर है, बिल्कुल एक ही कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकली कि आर आप बढ़ाओगे तो एफ कम हो जाएगा, यानी कम एफर्ट लगेगा। अगर रिक्वायरमेंट 10 की है, आर 1 है तो एफ 10 होगा, और अगर आर हाफ कर देते हैं तो एफ आपको 20 एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। उस तरह से हैंड पंप में हैंडल जितना, देखो ऐसा होता है कुछ, हैंडल जितना ज्यादा बड़ा होगा आपको उतनी आसानी से उसे यूज कर सकते हैं, है ना, हैंड पंप से को चला सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप ये कुछ सीखे होंगे टॉर्क के बारे में और उसके एप्लीकेशन, फार्मूले, क्लियर। अब मैं आपको कुछ इस पे खुद से न्यूमेरिकल भी बताता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। आपको एक और लेक्चर आपको मिलेगा जिसमें न्यूमेरिकल होगा कि कैसे न्यूमेरिकल हम डील करें, ठीक है।